अच्छा, अब मैं थोड़ी सी आपको ना इसकी मॉर्फोलॉजी बता देता हूँ। अब देखिए क्या नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल नॉर्मल आरबीसी है। नॉर्मल आरबीसी में आपके पास नॉर्मली क्या होता है, जो एमसीवी मीन कार्पास्यूलर वाले में 90 फेम्टोलीटर होता है, एंड मीन कार्पास्यूलर हीमोग्लोबिन आपके पास 30 पिकोग्राम होता है, इनके यूनिट्स से याद करना। एंड मीन कार्पास्यूलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन 33% होती है, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल में आपके पास ये क्या है, जो साइटोप्लाज्म में आपको हाई, मतलब क्या है इसमें हीमोग्लोबिन है तो ये आपको क्रोमिक मिलेगा, मतलब क्या हाई क्रोमिक मतलब क्या, कलर्ड मिलेगा, ठीक है। एंड सेंटर में थोड़ा सा पेल एरिया मिलेगा, थोड़ा सा पेल, नॉर्मली थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये सेल, लेट सपोज इस सेल को मैं जो है ना एनीमिक सेल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और वो भी एनीमिया कौन सी, आयरन डेफिशिएंसी। तो ये आपको इसकी जो है ना मार्फोलॉजी कैसे दिखेगी आपको, ये सेल इससे जो है ना ये सेल बिल्कुल छोटा है इससे, बल्कि जो है ना ये असल में ये छोटा होता है, ठीक है। जो एनीमिक सेल होता है वो आपके पास क्या होता है, माइक्रोसिटिक होता है। क्या माइक्रोसिटिक मतलब क्या, नॉर्मल से बिल्कुल उसकी साइज़ बिल्कुल कम होती है। दिस चेंज इन साइज इज कॉल्ड एनिसोसाइटोसिस। मतलब क्या, इसकी साइज़ में वेरिएशन आए उससे हम बोलते हैं क्या, टर्म दिया है क्या, एनिसोसाइटोसिस। एक और टर्म दिया है इन्होंने क्या, पाइकिलोसाइटोसिस। पाइकिलोसाइटोसिस का मतलब क्या है, चेंज इन शेप। इसका शेप ना आपके पास पेंसिल शेप्ड मिलेंगे ये सेल आपको, ठीक है। एंड ये आपके पास जो अब देखें आयरन नहीं है तो आयरन क्या बना रहा था, हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हीमोग्लोबिन था तो इसका कलर कौन सा था, हाइपर क्रोम, मतलब एक क्रोमिक था। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हाइपोक्रोमिक, मतलब क्या इसका कलर बिल्कुल लो होगा, ठीक है। सिंपल है। तो ये चीज़ें क्या है इसकी मॉर्फोलॉजी में, ये चीज़ें इसमें इसकी मॉर्फोलॉजी में आती हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपने याद करनी है इसमें। और उसके बाद इसकी क्या है, एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब क्या, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। नंबर 1 कॉज है आपके पास क्या, लो इनटेक। लो इनटेक और जो है ना हाई डिमांड में आपको जो है ना एक साथ बता देता हूँ। लो इनटेक आपके पास इन्फेंट्स में होती है, चिल्ड्रेन एंड एल्डर्स एंड पुअर में होती है, ठीक है। पुअर जो भी एरियाज़ हैं भाई, इन्फेंट्स में क्यों, ये जो है ना ब्रेस्ट फीड पीते हैं, ब्रेस्ट फीड में जो है ना इतने न्यूट्रिएंट्स होते नहीं जो कि इनकी जो है ना आयरन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। एंड इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन एल्डर्स एंड पुअर्स में ना आपके पास क्या होती है, हाई डिमांड भी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड हाई डिमांड आपके पास चिल्ड्रेन में बहुत ज़्यादा होगी, एडोलेसेंट में बहुत ज़्यादा होगी, प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली बिल्कुल ज़्यादा होगी, लैक्टेशन में ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, एंड इन्फेंट्स इनमें सारों में ज़्यादा डिमांड होगी। और अगर आपके पास लो इनटेक होगा तो आपके पास अनीमिया होगा, जो है ना। उसके बाद क्या है हमारे पास, डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन बिल्कुल लो है। एब्जॉर्प्शन लो में आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, गैस्ट्रेक्टोमी। अब आप पूछेंगे भाई गैस्ट्रेक्टोमी कैसे, नॉर्मली मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताया था। एस्टमक क्या रिलीज करता है, एच सी एल फेवर्स द अब्जॉर्प्शन, HCl फेवर्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन। इसकी वजह से आपके पास क्या होता है, अगर गैस्ट्रेक्टोमी होगी तो HCl प्रोड्यूस नहीं होगा, तो आपके पास एब्जॉर्प्शन बिल्कुल इम्पेयर्ड हो जाएगी। नंबर 2 इज़ द डायरिया। अब भाई डायरिया क्यों, अब भाई डायरिया इसलिए कि जो है ना डायरिया में क्या होता है, मोटिलिटी आपके पास ना स्मॉल गट की बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए ये ड्यूडिनम में जो है ना आपके पास आ रहा है, तो जब ये ड्यूडिनम में रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो यहाँ पर मैं लेट सपोज नॉर्मल जो आपके पास मूवमेंट होती हैं, जो आपके पास ड्यूडिनम में आपके पास जो स्लो वेव्स होती हैं ना, स्लो वेव ड्यूडिनम में 12 टाइम्स पर मिनट जो है ना डेवलप होती रहती हैं, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल भी बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर मैं उसको बढ़ा दूँ 12 से मैं 25 कर दूँ, तो आपके पास यहाँ पर जो है ना टाइम बिल्कुल कम होगा उसके रीअब्जॉर्प्शन के लिए, यहाँ से बिल्कुल तेज़ी से मूव करता जाएगा। तो इस वजह से आपके पास इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, ठीक है। इन द डायरिया, अगर सिवियर डायरिया है तो उसमें भी अब्जॉर्प्शन बिल्कुल होती है। नंबर 4 हमारे पास डिमांड भी हो गई, ब्लड लॉस। ब्लड लॉस आपके पास भाई किस वजह से हो सकता है, जेनाइटल ब्लड लॉस होता है, लाइक आपके पास फीमेल्स में होता है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर एक्सेसिव हो जाए तो उसकी वजह से हो सकता है। एंड GI ब्लीड, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट जो आपके पास, जो आपको मैंने बताना था। अगर ये GI ब्लीड आपको मिले किस में, अडल्ट मैन में मिलेगी एंड पोस्ट मीनोपाजल वोमेन मिलेगी। पोस्ट मीनोपाजल वोमेन एंड अडल्ट मैन, क्या अडल्ट मैन एंड पोस्ट मीनोपाजल वोमेन। तो आप समझ जाना कि ये आपके पास जो अनीमिया है ये आपके पास एक डेवलप्ड, मतलब क्या डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, वो आपके पास किसी भी पुअर कंट्री में नहीं है, ठीक है। जिस भी बंदे में आपको क्या मिले, GI ब्लीड मिले और अडल्ट हो या फिर पोस्ट मीनोपाजल, अडल्ट मैन होगा यहाँ पर, अडल्ट मैन, ठीक है, अडल्ट मैन। पोस्ट मीनोपाजल वोमेन मिले तो समझ जाना ये क्या है, वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये होता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट हमारे पास है यूरिनरी ब्लीड, इसकी वजह से भी आपके पास ये होता है, ठीक है। होप कि आपको पूरा क्लियर होगा। अच्छा, उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या मिलेगा, फटीग मिलेगा, काइलोनिकिया मिलेगा, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस मिलेगी, टिनाइटिस मिलेगी, हाइपोक्सिया मिलेगा, रैपिड बाउंसिंग पल्स। दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, ये आपको रैपिड बाउंसिंग पल्स मिलेंगी। जब आप पल्स चेक करेंगे तो
रैपिड होंगी एंड बाउंसिंग होंगी, बिल्कुल ठीक है। एंड फंक्शनल मरमर भी आपको मिलेगा। ये दोनों पॉइंट्स आपने याद करने हैं। एंड एट्रोफिक ग्लोसाइटिस भी आपने याद करना है, ठीक है। एंड जो चीज़ आपने दूसरी भूलनी नहीं है इज़ दी प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। यहाँ पर मैंने डिजीज़ लिखा है, प्लम्बर विंसन सिंड्रोम होना चाहिए, बिकॉज प्लम्बर विंसन सिंड्रोम इज़ द ट्राइड ऑफ 3 डिजीज़। प्लम्बर विंसन डिजीज़ में सिंड्रोम में आपको मिलेगा एजी का मतलब क्या, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस मिलेगा एंड माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया जो आयरन डेफिशिएंसी है। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी एसोफेजियल वेव में आपको क्या मिलेगा, डिस्फेजिया होता है, ठीक है। नॉर्मली ये प्लम्बर विंसन सिंड्रोम के ये तीनों उसके क्या है, ये तीनों उसमें होते हैं। ये चीज़ें आपने नहीं भूलनी, ये आपने याद करनी है, ठीक है। ये क्या थे, इसके क्लिनिकल फीचर्स थे। अब देखें नॉर्मली आपको जो है ना, जब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होती है तो आपको ब्लड में क्या क्या मिल सकता है, क्या ब्लड में आपको क्या क्या मिल सकता है। अब देखें ब्लड में आपको क्या मिल सकता है, डिक्रीज सीरम आयरन, लो सीरम आयरन, आपके पास क्या होगा, लो फेरेटिन, लो हीमोसिड्रिन। ये चीज़ें आपके पास क्या होंगी, बिल्कुल लो हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास क्या होगा, जो है ना, हाई बाइंडिंग कैपेसिटी, क्या हाई बाइंडिंग कैपेसिटी। अब हाई बाइंडिंग कैपेसिटी क्यों होती है वो मैं बताता हूँ आपको। जब आपके पास आयरन लो होगा बिल्कुल, तो लिवर क्या करेगा, इसको ट्रांसफेरन को बहुत प्रोड्यूस करेगा। वो समझेगा कि यहाँ पर ना बिल्कुल आयरन जो है ना, क्या आयरन बिल्कुल नहीं आ रहा, तो जो है ना थोड़ा भी है तो उसको जल्दी से ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा। ये फिर बहुत ज़्यादा क्या करेगा, आपके पास ट्रांसफेरन प्रोड्यूस करेगा और उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफेरन भी बहुत बढ़ जाएगा। एंड ट्रांसफेरन जैसे बढ़ जाएगा तो आपके पास रिसेप्टर भी बढ़ जाएंगे, बिकॉज ये चीज़ बढ़ रही है तो इसके लिए आपके पास रिसेप्टर भी बढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिसेप्टर बढ़ेंगे। इस बाइंडिंग कैपेसिटी के साथ साथ आपके पास क्या होगा, इंक्रीज ट्रांसफेरन रिसेप्टर बहुत बढ़ जाएंगे आपके पास ब्लड में, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हमारे पास हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और चीज़ नहीं बताई आपको, ये देख रहे हैं, ये क्या है, फीरोपोर्टिन 1 है ना। फीरोपोर्टिन 1 को ना एक चीज़ नॉर्मली इनहिबिट करती है, इज़ द हेप्सिडिन। हेप्सिडिन आपके पास लिवर प्रोड्यूस करता है। हेप्सिडिन क्या करता है, इस फीरोपोर्टिन को बंद कर देता है, मतलब क्या, इसको इनहिबिट करता है, ठीक है। करेगा, इसको इनहिबिट करेगा एंड जो है ना इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवाएगा। ये नॉर्मली कब होता है, जब आपके पास ये आयरन का स्टोर बहुत ज़्यादा होता है, आयरन आपने स्टोर नहीं करना होता, ठीक है। ये नॉर्मल इसको इनहिबिट करता है, ठीक है। लेट सपोज अगर मैंने इसमें म्यूटेशन कर दी, इसमें मैंने क्या कर दी, इस एंजाइम के जीन, मतलब क्या इस प्रोटीन के जीन में, एंजाइम नहीं, प्रोटीन के जीन में मैंने म्यूटेशन कर दी, और ये म्यूटेशन क्या है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। तो हेप्सिडिन बहुत ज़्यादा बनेगा, तो यहाँ पर इसको बंद कर देगा, इस फीरोपोर्टिन को। फीरोपोर्टिन जब बंद हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होगी और आपके पास क्या होगा, आयरन एक्सक्रीट होता रहेगा, ठीक है। और जो है ना आपके पास ये यूरिन फीसेस वगैरह में एक्सक्रीट होता है, और ये लिटिल बिट स्किन से भी होता है, मतलब कि आपके पास स्वेट में भी होता है, ठीक है। तो इसकी एक्सक्रीशन हो जाएगी और आपके पास आयरन बिल्कुल लो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी आपके पास ये पैथोजेनेसिस थी, ये भी इसकी एक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिलेगी, डिक्रीज़ आयरन स्टोर्स। यहाँ पर डिक्रीज़ आयरन स्टोर का मतलब क्या था, जो है ना आपके पास क्या, डिक्रीज आयरन स्टोर का मतलब यहाँ पर मैंने एक और चीज़ बतानी थी, स्टेनेबल आयरन भी बिल्कुल लो होगा। स्टेनेबल आयरन कौन सा था आपके पास, जो है ना हीमोसिड्रिन। कभी कभार ऐसे भी MCQ दे देते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें याद करनी, ये चीज़ें आपको जो है ना फाइंडिंग में हेल्प करेंगी, ठीक है। और ये आपके पास क्या था, पूरा यही था, ठीक है। एंड इसमें आप ट्रीटमेंट क्या देते हैं भाई, इसमें आप आयरन देते हैं, ठीक है। इसमें आप आयरन देते हैं, आप ना ओरल भी देते हैं एंड IV या IM भी देते हैं, पैरेंटल रूट के थ्रू भी आप दे सकते हैं, ठीक है, आयरन, ठीक है। अच्छा, वो मैं इसका जो है ना इसमें एंटी जो है ना आपके पास जो ड्रग्स हैं एनीमिया के, उसमें आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। होप कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।